बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। कल की कहानी मैंने आपको बताई थी कि जब हम 2 डायमेंशनल प्लेन में एक्स वाई प्लेन में जब एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ऑब्जेक्ट है वो एंगल बना रहा है और वो जो है उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनिशियल के, और फिर आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी जो है। कल हम लोगों ने ये इक्वेशन डिस्कस की थी कि वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी से क्या मुराद है, जब टाइम 0 हो तो उस वेलोसिटी में जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई काज होता है और वर्टिकल कंपोनेंट वी आई साइन होता है। अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ ले लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और जब टाइम स्टार्ट हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं रहती, ये वी आई काज ही रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी में जीटी के हिसाब से ऊपर जाते हुए समिट पॉइंट तक कमी होती रहती है। हत्ता के समिट पॉइंट पे वी आई साइन और जीटी इक्वल होकर कैंसिल हो जाते हैं और समिट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। इसीलिए एमसीक्यूज इन टेस्ट में आ चुका है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कहाँ मिनिमम होती है। कल भी मैंने बताया था इधर वेलोसिटी मिनिमम होती है, जबकि एक्सेलरेशन हर जगह पर सेम होता है। और इस डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, उसका फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे, और इस डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, इसका फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। बात चल रही थी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी एट, देखो कितनी बातें की, इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, मैंने पहले से लिख दिया है थोड़ा सा ताकि मेरा टाइम कुछ बच सके और पॉइंट्स आप नोट कर सकें। तो देख लें, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई जब टाइम 0 है, वेलोसिटी एट टाइम टी, ये वेलोसिटी एट टाइम टी की इक्वेशन आ गई। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बदलाव नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट में बदलाव है, ऊपर जाते हुए कमी की सूरत में ये बदलाव है। समिट पॉइंट तक की कहानी है। और अगर समिट पॉइंट के ऊपर बात करें तो ये पूरे का पूरा कंपोनेंट वैनिश हो जाता है, लिहाजा समिट पॉइंट पे वेलोसिटी का फार्मूला है वी आई कास थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। यानी कि अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दे तो आप समिट पॉइंट पे कुल इनिशियल वेलोसिटी के मुकाबले में वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हैं। इस इक्वेशन से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि समिट पॉइंट की वेलोसिटी और प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की रेशो बता दो, तो रेशो उसकी कास थीटा होगी। थीटा के हिसाब से जो है वेलोसिटी जो है वो समिट पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी थीटा पुटिंग कर देंगे। मिसाल को थीटा में आप 60 पुट कर दें ना, 60 पॉइंट पुट कर दें, तो कुल जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसका जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है कास 60 पे हाफ होता है, वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। यानी 60 डिग्री पर वेलोसिटी 50% कम हो जाती है कुल वेलोसिटी का, यानी कि 60 पर जो है एक पूरे का पूरा कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है, तो एक वेलोसिटी हो जाती है। और 45 एंगल पर वो 1/√2 हो जाती है, 30 एंगल पे √3 टाइम √3/2 हो जाती है। सारी डिस्कशन इस इक्वेशन से। इसी तरह जब मैंने कहा समिट पॉइंट पे सोकल वेलोसिटी, तो समिट पॉइंट पे मैं मोमेंटम भी बता सकता हूँ। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है m × v, तो समिट पॉइंट का मोमेंटम है तो v की ये वैल्यू पुट करोगे तो ये समिट पॉइंट पे मोमेंटम की इक्वेशन आ गई है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, Pf इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इंटू काज एंगल। तो डियर स्टूडेंट, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की रेशो भी कास थीटा है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की रेशो भी कास थीटा है। फाइनल वेलोसिटी से कौन सी वेलोसिटी मुराद ले रहा हूं, समिट पॉइंट वाली वेलोसिटी। तो समिट पॉइंट का मोमेंटम और इनिशियल प्रोजेक्शन का मोमेंटम कास की रेशो में आएगा। हमेशा कास का आंसर पॉइंट्स में आता है, 0 पे वो 1 आता है, 0 पे तो ज़मीन पे तो लुढ़का नहीं रहे, एंगल तो 0 से बड़ा ही है, 0 से बड़ा है, तो लिहाजा इस सूरत में जो है मोमेंटम हमेशा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा समिट पॉइंट पे मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी का पूरा एक कंपोनेंट वैनिश हो जाएगा। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जब खत्म हो जाएगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम भी कम हो गया, वेलोसिटी भी कुल समिट पॉइंट पे कम हो गई, तो यही असर फिर किनेटिक एनर्जी पे पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं किनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिख चुका हूँ आपके सामने। तो किनेटिक एनर्जी समिट पॉइंट में हाफ mv² होता है, तो वेलोसिटी जब ये डालेंगे तो v का स्क्वायर, कास का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर 1 होता है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो तो ये प्रोजेक्शन की किनेटिक एनर्जी है, ये समिट पॉइंट की किनेटिक एनर्जी, ये फेंकते हुए किनेटिक एनर्जी और कास स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट की किनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्शन की किनेटिक एनर्जी कास स्क्वायर थीटा के बराबर आ रही है।
cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जीज की रेशो cos स्क्वायर थीटा है। बात को सुने, वेलोसिटीज की रेशो cos है, मोमेंटम की रेशो cos एंगल है, cos थीटा है या कोसाइन एंगल आप कहते हैं, जबकि किनेटिक एनर्जी में स्क्वायर आ चुका है। इसमें एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुके हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यूज कई दफ़ा आ चुके हैं, 2 दफ़ा तो एमसीक्यूज ज़रूर आए हैं। इससे आप देख रहे हैं कि समिट पॉइंट पे जो किनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल किनेटिक एनर्जी के कितने टाइम होगी उसका फैसला ये cos स्क्वायर थीटा करता है। ये भी आ सकता है कि समिट पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्शन की किनेटिक एनर्जी की रेशो बताओ तो वो cos स्क्वायर थीटा है, और अगर इनिशियल टू फाइनल बताओ यानी प्रोजेक्शन टू समिट पॉइंट बताओ तो वो 1/cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम सीकेंट स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ 30 डाल दें, यानी कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल 30 एंगल पे गया था, 30 एंगल पर आपने एक वेलोसिटी से पे उसको फेंका, तो 30 जब cos में डालें, cos 30 पे होता है √3/2, स्क्वायर डालने से 3/4 हो जाएगी। इसका मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल 30 एंगल पे ऑब्जेक्ट कोई गन है या कोई कैनन है, वो 30 एंगल पे इंक्लाइन है या कोकोई चीज़ आप 30 एंगल के हिसाब से फेंकते हैं, तो जो ऊंचे से ऊंचा मकाम होगा, जो समिट पॉइंट होगा, उस पर किनेटिक एनर्जी जो है कुल किनेटिक एनर्जी का 3/4 हो जाएगा। अगर फर्ज करें कुल किनेटिक एनर्जी थी 100 जॉल, तो 100 × 304 कितना हो, 3/4 कितना होता है, 75 जॉल किनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 25 जॉल किधर चली जाएगी, 25 जॉल पोटेंशियल में तब्दील हो जाएगी। ये जो किनेटिक एनर्जी कुल किनेटिक एनर्जी का 3/4 हो गया है, तो सवाल उठता है कि बाकी किधर गई है, बाकी पोटेंशियल में तब्दील हो चुकी होगी। लिहाजा हो सकता है इस इंफॉर्मेशन से वो समिट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ ले, तो किनेटिक जब 3/4 है तो रिमेनिंग पोटेंशियल 1/4 हो जाएगी, 1/4। और अगर 60 एंगल की बात करूं, ये 30 एंगल की बात की है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं 60 एंगल की बात करता हूं तो cos 60 पे होता है हाफ का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया 1/4, तो 60 पे किनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। यानी कि अगर 60 एंगल पे इंक्लाइन किया हुआ है और 100 जॉल की किनेटिक एनर्जी से फेंकते हो तो समिट पे 100/4 कितना हो जाएगा, 25 जॉल किनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, बी केयरफुल। और 45 एंगल पर वो 50% हो जाती है। अगर कोई इस तरह भी एमसीक्यूज कहे कि किनेटिक एनर्जी समिट पॉइंट पे 25% हो चुकी है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 1/4 हो चुकी है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 3/4 हो चुकी है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देकर किनेटिक एनर्जी पूछेगा या किनेटिक एनर्जी देकर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा या उसकी परसेंटेज पूछेगा। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे होते हैं। फास्ट मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने थोड़े टाइम 40 मिनट के अंदर बहुत सी चीज़ें बतानी होती हैं। आपके पास वीडियोस मौजूद है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन रखें, फिर रिकॉर्डिंग बार बार आगे पीछे करके आप सुन सकते हैं, मेहरबानी करें। अगर वीडियोस आप नहीं कर सकते रिकॉर्ड, तो इधर से रिकॉर्डिंग ले जाएं अकेडमी से, तो मेहरबानी करें फॉलो अप करें। तो बहरहाल तो ये एंगल इसकी किस्मत का फैसला करेगा, किनेटिक एनर्जी की किस्मत का फैसला समिट पॉइंट पे कौन करेगा, एंगल। डियर स्टूडेंट, अगर एंगल 90 हो, क्यों आप देख रहे हैं 30 पे बहुत अच्छी थी, 3/4 थी, 45 पे 1/2 हो गई, 60 पे 1/4 होगी, 90 पे 0 हो जाएगी। आप देखो 90 डालो 0, किनेटिक एनर्जी आपको पता है वर्टिकल मोशन है, किनेटिक एनर्जी आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी जाती है वर्टिकली तो वो बिल्कुल रुक जाती है। जब बिल्कुल रुक जाएगी तो किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम 0 हो जाएंगे कि नहीं। तो प्लीज़ इस इक्वेशन पर फर्दर आप खुद से एमसीक्यूज मजीद बनाएं और एंगल्स के लिए पुटिंग करें जो आपको एंगल पसंद हो, तो उस किनेटिक एनर्जी का बिहेवियर आप देख सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी समिट पॉइंट पर फार्मूला बना दूं मैं, तो वो भी मैं बता आपके दे सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, mgh। h कौन सी डालेंगे, समिट हाइट जो है, समिट हाइट का क्या फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। समिट हाइट का फार्मूला आपको आता है, मैं फिर भी लिखता भी हूँ, मैस जी। समिट हाइट का क्या फार्मूला होता है, vi² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये समिट हाइट का फार्मूला है। जी से जी कैंसिल कर दें तो लिहाजा ये पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट क्या आ जाएगी, 1/2 mi² sin स्क्वायर थीटा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी की तरह आई है। यहाँ पर किनेटिक एनर्जी जो है वो किनेटिक एनर्जी फाइनल समिट पॉइंट की किनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू cos स्क्वायर थीटा आई है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की सूरत में पोटेंशियल एनर्जी आई है।
यानी कि आप साइन पुट करेंगे, साइन अगर फर्ज के यहाँ साइन पुट करते हैं, पोटेंशियल 30 डालो तो साइन 30 पे 1/2 नहीं होता और 1/2 का स्क्वायर 1/4 नहीं हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कुल किनेटिक एनर्जी का 1/4 हो जाएगी। यानी कि किनेटिक एनर्जी जो है 30 एंगल पे इनिशियल किनेटिक एनर्जी का कितना हो जाएगी 3/4 और पोटेंशियल इनिशियल का कितना हो जाएगी 1/4। ये 1/4 कहाँ से आई है? ये किनेटिक एनर्जी थी जो पोटेंशियल में कुछ कन्वर्ट हुई है, नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फील्ड है, वर्क डन हो रहा है, बुलंदी पे जा रहा है तो पोटेंशियल तो बनेगी ना। तो बहरहाल इस पॉइंट को भी आप देख लें, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ, यानी पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा होती है समिट पॉइंट पे और किनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट इन टर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा होती है। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये आपने बिहेवियर देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कल देखा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती, वर्टिकल वेलोसिटी में तब्दीली आती है इस हिसाब से, और जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन 0 होता है और वर्टिकल एक्सेलेरेशन g होता है। ये सारी बातें आपकी हमारी हो चुकी हैं, कल वाला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा डिटेल में। और आज मैंने फर्दर अभी थोड़ा सा रिव्यू दिया और रिव्यू देकर सारी इक्वेशंस आपके लिखी हैं, आपके सामने लिखी हैं मैंने, इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की समिट पॉइंट पे, वेलोसिटी की, मोमेंटम की समिट पॉइंट पे और किनेटिक एनर्जी की समिट पॉइंट पे लिखी है। याद रखें कि इन पॉइंट्स पे किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वही होता है जो कुल होता है, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होता है, कुल वेलोसिटी के हिसाब से होता है। समिट पॉइंट हमारे लिए दिलचस्पी का मरकज़ था और इसी तरह किसी और वैल्यू पर भी आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ए बी और सी पॉइंट व्हाटएवर। तो अब आपने देख लिया, इस बात को आप लोगों ने देख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो अगली जिस चीज़ को मैं एम्फिसाइज करने जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके पास समिट टाइम। समिट टाइम कि प्रोजेक्टाइल जो है हाईएस्ट पॉइंट तक जब जाती है तो कितना टाइम उसको दरकार होता है। अगर कल वाली इक्वेशन अगर याद करें तो मैंने एक इक्वेशन आपको वर्टिकल मोशन के लिए बताई थी, VI/G टाइम के लिए, ऊपर जाने के लिए, कल वाले वीडियो लेक्चर में शुरू में लिखी हुई थी। तो उसके साथ साइन लगा लें क्योंकि अब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट चलेगा ऊपर की तरफ जिसका नाम VI साइन है। तो ये वही इक्वेशन है, समिट टाइम की इक्वेशन है। फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम की क्या है? T = 2VI sin θ/G है। तो ये फ्लाइट टाइम आ जाएगा। इसका डबल कल अगर आपको याद हो तो फ्लाइट टाइम के लिए आने जाने के लिए मैंने इक्वेशन ये लिखाई थी वर्टिकल मोशन में। अगर बिल्कुल सीधा फेंक रहे हो तो अब बिल्कुल सीधा तो नहीं है, ऊपर की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट चल रहा होता है ऊपर की तरफ, तो लिहाजा यहाँ भी साइन लगा लो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो बड़ी सीधी सादी बात है। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है या समिट का टाइम है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी पे, इनिशियल वेलोसिटी n टाइम हो जाएगी तो टाइम n टाइम हो जाएगा। n टाइम का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी 1 से डबल हुई तो टाइम ऑफ फ्लाइट या समिट का टाइम भी डबल हो जाएगा। वेलोसिटी ट्रिपल हुई तो वो ट्रिपल हो जाएगा। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं सीधे साधे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल हो जाए तो फ्लाइट का टाइम कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। या कितने % हो जाएगा? 200% हो जाएगा। बढ़ कितने जाएगा? 200% एक चीज़ हो गई तो 100% बढ़ गई है, वो इजाफा 100% हो जाएगा। और एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल आप देख रहे हैं साइन एंगल इन्वॉल्व है, तो लिहाजा आप एंगल जितना बढ़ाते जाएंगे तो फ्लाइट का टाइम बढ़ता जाएगा। एंगल 0 है तो फ्लाइट है नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन है। और एंगल जो ही आपके पास बढ़ता जा रहा है ये आपके पास, तो फ्लाइट का टाइम बढ़ता जाएगा। 90 पे सबसे बड़ी फ्लाइट लेगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 90 पे सबसे ज़्यादा टाइम बाद गिरेगी, यानी कि एक गोली को 45 एंगल पे फेंका गया और एक गोली को 90 के एंगल पे फेंका गया, सेम वेलोसिटी से फायर किए गए दोनों गोलियां, तो कौन सी बुलेट जल्दी आएगी? 45 वाली जल्दी गिरेगी और 90 वाली सबसे देर से गिरेगी। इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर मून पे एक बुलेट फायर की गई तो मून पे बुलेट जो है 6 गुना ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट लेगी, क्योंकि ग्रेविटी मून पे 1/6 होती है, 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा लिहाजा। और ज़मीन पे बुलेट जो है अगर टी टाइम में गिरती है तो वो बुलेट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट मून पे है वो 6 गुना ज़्यादा होगा। ये सीधा सादा 1 पावर के साथ
वेलोसिटी और एंगल की 1 पावर, साइन की 1 पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटी के साथ ये दोनों टाइम फ्लाइट और समिट की कहानी मैंने आपको बता दिया है। इससे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंट्री टेस्ट में एक एमसीक्यूज इससे आया है फ्लाइट टाइम से कि जी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी गई 98 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री, और कह रहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, एयरबोर्न हवा में कितने टाइम दफन रहेगा, एयरबोर्न का लफ्ज़ यूज़ किया था। तो 2vi साइन 30, जी की वैल्यू डाल दे 9.8 और vi उसने डायरेक्ट दे दिया है 98, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। तो डियर स्टूडेंट साइन 30 पे होता है हाफ, साइन 30 पे होता है हाफ से 2 कैंसल, तो आ जाएगा 98 और 9.8, ये आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हवा में रहेगा। तो बुलंदी तक कितने टाइम में जाएगा? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड याद रखें, ये टाइम जितना होता है वापसी का टाइम उतना होता है। तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट के एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं। और इस इक्वेशन से फ्लाइट टाइम में मैं यूं भी कर सकता हूं आपके पास कि अगर एंगल कांस्टेंट हो, एंगल दो ऑब्जेक्ट को सेम एंगल पे फेंका जाए, एंगल अगर उनके सेम रखे जाएं और प्लेस भी सेम हो, ग्रेविटी भी सेम हो, तो जो फ्लाइट का टाइम है वो v1 t1 t2 v1 रेशो v2 होंगे। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको कहे कि दो ऑब्जेक्ट को सेम एंगल पे सेम प्लेस पे फेंका गया, अगर वेलोसिटीज की रेशो दे दे तो टाइम की रेशो पूछ सकता है, या वेलोसिटी v1 दे दे, टाइम t1 दे दे, वेलोसिटी v2 पूछ रहा हो, t2 टाइम भी दे सकता है। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जहन में रखें। रेशो वाली इक्वेशन जब मैंने एंगल और ग्रेविटी सेम रख ली है, और इस एमसीक्यूज को हटा रहा हूँ, और अगर मैं इनके लिए जो है इस फार्मूले के लिए डियर स्टूडेंट वेलोसिटी जो है वो सेम रख लूँ, दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से और सेम प्लेस पे फेंके गए हैं, ग्रेविटी सेम है, तो उस वक्त टाइम ऑफ फ्लाइट और एंगल की जो रेशो है वो इस फार्मूले से कंप्यूट हो सकती है। एंगल देकर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशो पूछी जा सकती हैं, या समिट टाइम की रेशो पूछी जा सकती हैं। तो ये आपके पास दूसरे केस में बन सकता है। तीसरे केस में अगर आपके पास वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट की सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो ऑब्जेक्ट के सेम हो, एंगल कांस्टेंट हो, के मुराद के क्यों लिख रहा हूँ कि कांस्टेंट है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेम हैं, के इसे कांस्टेंट के लिए लिख रहा हूँ, बारह समझने की कोशिश करें। और तो इसका मतलब है फिर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मून और ज़मीन की बात हो तो वो ग्रेविटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहला केस क्या बताया कि दो ऑब्जेक्ट जो है सेम एंगल पर सेम प्लेस पे फेंके गए, मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ दी हुई थी, या वेलोसिटी की रेशो से टाइम की रेशो से वेलोसिटीज़ की रेशो पूछी जा सकती हैं। और अगर एक ही ग्रेविटी वाली एक ही जगह पर फेंके गए जहाँ जी की वैल्यू सेम थी और वेलोसिटीज़ भी सेम थी, एंगल मुख्तलिफ थे, तो एंगल की रेशो से टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशो से एंगल की रेशो आप पूछ सकते हैं, आपसे पूछी जा सकती है। और सेम वेलोसिटी से फेंका गया, एंगल की रेशो आपको जो है उसने कहा था कि एंगल भी सेम है, एक जैसे एंगल पे दो ऑब्जेक्ट को फेंका है, और वेलोसिटियाँ भी सेम है, एक ज़मीन पे फेंका, एक चांद पे फेंका, या एक पोल पे फेंका, एक इक्वेटर पे फेंका, जहाँ जी की वैल्यू मुख्तलिफ है, तो बड़ा टाइम कहाँ लेगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे फेंका गया, उसका फ्लाइट टाइम ज़्यादा होगा या पोल का ज़्यादा होगा। आपको पता है पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ फ्लाइट का टाइम कम होगा, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है तो फ्लाइट का टाइम ज़्यादा होगा। इस तरह मरी, माउंट एवरेस्ट, किसी हिली एरियाज़ की बात करें तो वहाँ ग्रेविटी कम है, जब ग्रेविटी कम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है। बी फास्ट एंड केयरफुल। डिमांड आई है कि रिपीट कर दूं, क्या रिपीट कर दूं मैं? देखें देखें ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की है कि ये ऊपर जाने का टाइम जो है समिट टाइम होता है, ये फ्लाइट टाइम होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है। बताइए कि इक्वेशन कहाँ से आई है? कल वाली इक्वेशन से मैंने बताई है। फिर मैंने इस इक्वेशन को जब रखा आपके सामने तो मैंने आपको कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट को सेम एंगल और सेम ग्रेविटी से फेंका जाए तो टाइम की रेशो इस तरह आ जाएगी, फ्लाइट टाइम की। और फिर कहा अगर सेम वेलोसिटी और सेम ग्रेविटी से फेंका जाए एक ही जगह से तो एंगल की टर्म में बताया, फिर ग्रेविटी की टर्म में बताया। एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है ना, वेलोसिटी, ग्रेविटी और सो कॉल्ड एंगल। तो इन 3 वेरिएबल के हिसाब से 3 इक्वेशंस बना रही हैं।
ये टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटीज़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगल्स के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ग्रेविटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको देख लें, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम जो है इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से कुछ और बातें करते हैं। और बातें क्या करते हैं? और बातें ये करते हैं कि हम समिट हाइट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। समिट हाइट या मैक्सिमम हाइट। समिट हाइट इस हाइट को कहते हैं, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी तय करता है। हाइट तो ये सारी हैं, ये सबसे ज़्यादा हाइट है। और समिट हाइट की इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से आप फास्टली डिराइव कर सकते हैं, मैं इसको डिराइव नहीं करने जा रहा। ये आपके पास समिट हाइट की इक्वेशन है और जिसमें ग्रेविटी का बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो समिट हाइट है वो वेलोसिटी के 1 पावर नहीं, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है। जब टाइम जो था ना, टाइम n टाइम था वेलोसिटी के लिए n टाइम्स, जबकि हाइट जो है वो वेलोसिटी के लिए n स्क्वायर टाइम है वेलोसिटी के साथ। सादा लफ्ज़ों में इस बात का मतलब है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो समिट हाइट डबल नहीं 4 टाइम हो जाएगी। 4 टाइम मीन 400% हो जाएगी। 400% मीन 300% बढ़ जाएगी। एक चीज़ 400% हो गई है तो इजाफा 100% से ऊपर देखा जाता है, तो वो 300% बढ़ गई है। तो लिहाजा वेलोसिटी और एंगल में भी साइन एंगल नहीं है, साइन स्क्वेयर्ड वाइज एंगल है। तो यहाँ पर एंगल का बिहेवियर यानी कि वहाँ अगर 30 पे फेंकते थे तो 30 साइन पे हाफ होता है, लेकिन यहाँ हाफ का स्क्वायर 1/4 इफेक्ट आएगा। और ग्रेविटी का उसी तरह इफेक्ट है जो टाइम का इफेक्ट है। तो लिहाजा समिट हाइट जो है इन टर्म ऑफ वेलोसिटीज अगर मैं लिखता हूँ इसको डियर स्टूडेंट्स, तो v1 स्क्वायर्ड v2 स्क्वायर लिखेंगे, जबकि g और थीटा जो है वो अगर फिक्स कर दिया जाए ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर इन टर्म ऑफ एंगल लिखता हूँ तो हाइट की रेशो जो है डियर स्टूडेंट्स पिछले वाले केस की तरह वो साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगी अगर ग्रेविटी और वेलोसिटियाँ सेम हो तो। और अगर इन टर्म ऑफ ग्रेविटी लिखता हूँ तो ग्रेविटी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह हूबहू आ रही है बात, अगर वेलोसिटीज़ सेम हों और प्रोजेक्शन एंगल सेम हों। तो ये इक्वेशंस आपने मैंने हाइट के लिए भी रेशोज़ के एमसीक्यूज़ इन टेस्ट में आ चुके हैं, तो लिहाजा रेशोज़ के एमसीक्यूज़ आप हाइट की टर्म्स में पूछ सकते हैं। वेलोसिटीज़ की रेशो से हाइट की रेशोज़, एंगल की रेशो से हाइट की रेशोज़, जी की वैल्यूज़ की रेशो से हाइट की रेशोज़, या इनकी से जो है इन वैल्यूज़ से जो है हाइट की रेशो से ये चीज़ें भी निकाल सकते हो। आपको मतलब ये कह सकता है कि हाइट की रेशो 1:2 है तो वेलोसिटीज़ की रेशो बताओ, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 1 और स्क्वायर रूट 2। इससे एमसीक्यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर कहते हैं तो ये कर दें। देखिए, आपको अगर कोई कहता है कि हाइट की रेशो h1 रेशो h2 जैसे मैंने अभी कहा 1:2 है, तो वेलोसिटीज़ की रेशो बताओ, तो वेलोसिटीज़ की रेशो तो स्क्वायर रूट में ढूंढोगे ना, स्क्वायर रूट जो ले लोगे तो वेलोसिटीज़ की रेशो क्या होगी, h1 स्क्वायर रूट h2 स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/√2 रेशो में आंसर आ जाएगा। बी फास्ट। हाइट की रेशोज़ में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, और इधर स्क्वायर रूट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा सा तेज़ी दिखाएं और तेज़ी में दुरुस्ती का ख्याल रखें। बी फास्ट बट बी केयरफुल आल्सो। तो ये समिट हाइट का बिहेवियर मैंने बताया। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर चाहते हैं कि एक बॉल सबसे ऊँची जाए, आपके पास एक गन है, उसको एक एंगल पे फायर किया, दूसरे एंगल पे, ज़ाहिर है वही गन है, वेलोसिटी वही रहे, इनिशियल वेलोसिटी उसी गन की सेम है, तो एक एंगल सबसे ऊंची कब जाएगी, जब 90 पे फायर किया जाए, 90 पे फायर, तो 90 पे मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, VI स्क्वायर्ड ओवर G हो जाएगी। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम कब आएगी, एंगल आप बड़ा तक करते जाएं, एंगल बड़ा करते जाएं, तो 90 पे सबसे ज़्यादा ऊंचा जाएगी वो। आप हाइट की बात समझ चुके होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। हाइट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और फ़्लाइट टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ्लाइट टाइम और हाइट की रिलेशनशिप भी बता दूँ आपको।
तो शायद आपको और भी अच्छा लगेगा। ये नोट कर लिया होगा आपने। आपको पता है कि जो फ्लाइट का टाइम है वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, 2vi साइन एंगल ओवर g, ये फ्लाइट का टाइम है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं इसके साथ कि इसको सारी इक्वेशन को जो है, इस सारी इक्वेशन को 2vi साइन थीटा ओवर g को मैं 2 साइन से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 साइन से डिवाइड भी कर दूं। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि इस सारी इक्वेशन को मैं क्या कह रहा था मैं आप लोगों से कि इसको मैं 2 साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर मुझे vi से भी करना पड़ेगा। चलो अगर आप समझते हैं तो ठीक है, vi से भी करना पड़ेगा साथ 2vi, तो इसका क्या बिहेवियर आ जाएगा ऊपर, 4vi स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, और क्या बच गया है नीचे, कौन सी टर्म बच गई है, vi साइन बच गया है। क्या मतलब क्या किया मैंने, इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, vi को vi से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसको दे दिया। फ़ायदा क्या था, ताकि ये उसकी शक्ल बन जाए, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g किसकी शक्ल बन जाए, हाइट की शक्ल बन जाए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 4 हाइट इन टर्म ऑफ vi साइन एंगल आ चुका है, एक रिलेशनशिप, या t इज इक्वल टू 4h vi y आ चुका है। ये एक रिलेशन है। ये आपके पास टाइम क्या कहते हैं, हाइट की इक्वेशन थी, vi स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, ये इक्वेशन है। अब दोबारा मेरी बात आप सुने, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, या 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो फ़ायदा क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, h इज इक्वल टू vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 4g, ये 4 इधर लगा लें, और 4 2 ज़र क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और g भी लगा लूँ अगर मैं, तो ये g स्क्वेयर आ जाएगा और ये g आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ क्या है, बात छोटी सी थी, पता नहीं क्यों टाइम लग गया। ये सारी चीज़ क्या है, 4vi स्क्वेयर, ये टाइम का स्क्वेयर है ना, इस टाइम का जो अगर स्क्वेयर ले ले तो 4vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर और g स्क्वेयर नहीं आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा टाइम का स्क्वेयर g/8। तो ये रिलेशनशिप बना ली है, एक रिलेशनशिप वो बना ली, एक रिलेशनशिप ये बना ली। ये रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, टाइम और हाइट है, वो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और हाइट की रिलेशनशिप है। तो ये आप अगर इससे वरी हो रहे हैं तो आप सिर्फ रिलेशनशिप को याद रख लें फाइनल, कि ये जो h है t स्क्वेयर g ओवर 8 होता है, और जो है उधर h वो होता है। तो बस मैं इस सारी चीज़ को हटाकर डायरेक्ट फार्मूला थोड़ा सा बनाने के लिए ट्रिक था कि इस केस में एक दो फिर स्पॉट्स सुन लेते हैं कि ये आपके पास कौन सा फार्मूला था, हाइट का अपना फार्मूला है, हाइट का 4g से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो 4g से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये g बच गया और g इसको मिलकर g स्क्वायर हो गया, और 4 इसको मिलने से ये सारा चीज़ t स्क्वायर हो गया, ये सारा चीज़ t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर g और 8 नीचे बच गया, तो ये फार्मूला बन गया। और एक फार्मूला वो बन गया, उधर किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2vi साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और इधर 4g से मल्टीप्लाई, और 4g याद रख लो, 3g 2g नहीं होता, 4g से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो पर ऐसे रट्टा लगाने के लिए समझा रहा हूँ। तो h कितने के इक्वल आ गया है, t स्क्वेयर्ड g/8, एक रिलेशन, h इज इक्वल टू, ये किधर चला गया, ये तो टाइम था, ये रिलेशनशिप किसके लिए बनाई थी, टाइम इन टर्म ऑफ 4h ओवर vi y, या h किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा,
TVIY/4, एक रिलेशन ये, और टाइम की रिलेशन क्या आ जाएगी इन टर्म ऑफ हाइट, तो 8h/g। इतना टाइम मुझसे नहीं लगना चाहिए था, इसकी वजह से मैं माजरत खा हूँ। ये 4 बॉक्स जहन में रखो, 4 बॉक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको फ्लाइट का टाइम दे दिया जाए तो समिट हाइट पूछी जा सकती है, हाइट दे दी जाए समिट हाइट तो फ्लाइट का टाइम पूछा जा सकता है। ये टेस्ट में MCQs आ चुका है। समिट हाइट दे दी गई थी और फ्लाइट का टाइम सिर्फ एक वैल्यू से, वरना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, एंगल और एंगल चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट से हाइट फाइंड कर सकते हैं। इधर हाइट और इनिशियल वेलोसिटी से टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी से, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी टाइम से जो है वो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस आपके सामने मैंने लिखी हैं और आपको, तो ये हाइट की इक्वेशंस बना दी हैं, आपको फ्लाइट टाइम की इक्वेशंस बना दी हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो हुआ है, टाइम बहरहाल वेस्ट हुआ है। तो उधर से सिग्नल आ रहे हैं कि 3 मिनट ही बाकी हैं। रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगा, अगर मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले बता देता तो फिर भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा रिविजन का इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाज़ वक़्त इंसान को फार्मूला भूल जाता है, तो वो चीज़ थोड़ी जहन में हो कि ये कैसे बना था, तो फिर बन सकता है। इस पर और भी डिस्कशन होगी बहरहाल हमारी और आपकी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन, वो आपके पास है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। Range is horizontal distance, and horizontal distance is equal to horizontal velocity into time of flight। तो horizontal velocity में तो कहीं तब्दीली होती नहीं है, वो हर जगह सेम रहती है, तो लिहाजा horizontal velocity के लिए इसलिए VT लिखे है, velocity में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा इनिशियल velocity आपके पास, आपको पता है horizontal VI cos होती है, और फ्लाइट का टाइम जो है वो आपके पास अभी निकाला था। तो इस इक्वेशन से भी सीधे MCQs आ सकते हैं। क्या आपको कहे कि हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट जो है उसको जब फेंका गया एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतने मीटर पर सेकंड और फ्लाइट टाइम इतना है, तो रेंज बताओ। और इस इक्वेशन को अगर आप सेट कर दें तो 2VI स्क्वायर्ड साइन एंगल कोसाइन एंगल ओवर G, ये भी एक फार्मूला आ सकता है। इस फार्मूले को अगर आप मज़ीद थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, 2VI के साथ साइन और दूसरा VI के साथ cos, ये एक VI साइन को दे दिया, एक VI cos को दे दिया। तो डियर स्टूडेंट, VI साइन आपको पता है क्या चीज़ है, VI Y होता है, और VI cos क्या होता है, VI X होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फार्मूला बना दिया आपको। ये अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन हो, प्योर कंपोनेंट्स की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतना है इनिशियल, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट इतना है, तो रेंज बताओ, उससे भी रेंज बताई जा सकती है। बात की समझ आ रही है? इस फार्मूले को एक और शक्ल में भी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VI स्क्वायर साइन 2 एंगल ओवर G, 2 एंगल, ये स्क्वायर नहीं है, साइन 2 एंगल ओवर G है। तो ये जितने भी फार्मूलाज लिखे हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 फार्मूले मैंने आपके सामने रेंज के लिखे हैं। और आखिरी फार्मूले में हमें पता चल रहा है अगर एंगल को 45 फुट कर दिया जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। तो मैक्सिमम रेंज जो है, अगर आप चाहते हैं ज़मीनी फासला सबसे ज़्यादा हो, तो ये मैक्सिमम रेंज साइन 90 पे 45 पे करेंगे तो 45 पे ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सीधे साधे MCQs आ सकते हैं। आपको कहे कि एक ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रेंज 10 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी बताओ मैक्सिमम रेंज से, या इनिशियल वेलोसिटी देकर मैक्सिमम रेंज पूछ सकता है। बहुत अच्छे MCQs इनसे आ सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ, टाइम चूँकि ओवर हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में मैं इसको मज़ीद डिस्कस करके इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँगा और वो आप देख लेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।